पिछले क्लास में हम लोग डायपोल मोमेंट की चर्चा कर चुके हैं, डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। ये डिसाइड करना सीख चुके हैं कि कौन से मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होगा, किसमें नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ रिवीजन कर लेते हैं डायपोल मोमेंट का। आप लोग बताइए किसमें डायपोल मोमेंट कितना होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कुछ और मॉलिक्यूल आपको बताते हैं जिसमें आप लोग बताइए डायपोल मोमेंट किसमें क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बताइए H2 में डायपोल मोमेंट होगा नहीं होगा, किसमें डायपोल मोमेंट होगा किसमें नहीं होगा। ठीक है, ये बताना है। सॉल्यूशन से देखिए, पहला क्या दिए हैं आपका H2 दिया है ना, तो H2 का अगर हम लोग बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, ये बनेगा ना H2। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है नहीं किसी में, है ना, तो इसमें हम लोग डायपोल बनेगा ही नहीं। डायपोल बनेगा नहीं बनेगा, डायपोल मोमेंट इसमें बनेगा ही नहीं। CO2 को देख लेते हैं, CO2 को देखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की ओर लगेगा, इधर ऑक्सीजन की ओर जाएगा, इधर लगेगा एक तो इधर लगेगा। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है ना। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, क्या है कि लोन पेयर है कि नहीं, ये आपको देखना है। ठीक है ना, तो लोन पेयर अगर बचता है ना तो जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होता। ठीक है, लोन पेयर अगर बचेगा तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये भी डायपोल मोमेंट है, ये भी डायपोल मोमेंट है, यहाँ भी म्यू है, यहाँ भी म्यू है, तो टोटल रिजल्टेंट म्यू जो होगा वो क्या होगा, म्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगला देखिएगा, तीसरा क्या दिए हैं, BF3। बताइए इसमें डायपोल मोमेंट कितना होगा, BF3 में होगा कि नहीं होगा, ये भी बताइए, है ना। फ्लोरीन रहेगा यहाँ पर, यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा, यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा, है कि नहीं। ये हो गया लेविस स्ट्रक्चर, लोग जानते हैं। ये मिला दीजिए, बॉन्ड बना दीजिए, ये बॉन्ड बना दीजिए, ये बॉन्ड बना दीजिए, तीन तरफ बॉन्ड बना ना। ठीक है, किधर लगेगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर है, फ्लोरीन की तरफ लगेगा, इसमें फ्लोरीन की तरफ लगेगा, इसमें इधर लगेगा। लोन पेयर बचा है नहीं बचा है, एंगल इक्वल है, देखिए 120 डिग्री, यहाँ पर भी 120 डिग्री, वहाँ पे 120 डिग्री। एंगल अगर इक्वल हो तो क्या हो जाएगा कि वो म्यू हो जाएगा यहाँ पे जीरो, डायपोल मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। आप यहाँ पर म्यू लिखिए या फिर म्यू नेट भी लिख सकते हैं, म्यू नेट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, क्योंकि म्यू तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ना, डायपोल मोमेंट यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे म्यू नेट भी लिखते हैं या फिर म्यू भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। NH3 का देख लीजिए, NH3 का चौथा क्या है, NH3। N होता है, N में 5 होता है, ठीक ना, तो दो यहाँ लोन पेयर बचेगा, तीन तरफ हो जाएगा हाइड्रोजन, एक यहाँ और एक लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर है। ठीक है ना, इसकी ओर जाएगा। हाँ देखिए किधर होगा डायपोल मोमेंट, किधर लगेगा, नहीं उल्टा बोल दिए ना, नाइट्रोजन की तरफ लगेगा, इसमें नाइट्रोजन की तरफ लगेगा, यहाँ भी नाइट्रोजन की तरफ लगेगा। और लोन पेयर में भी डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है ना, हालांकि हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं लेकिन ये भी होता है कि इधर भी लगेगा। ठीक है ना, सबका डायरेक्शन एक ही तरफ है, प्लस एक लोन पेयर का भी थोड़ा सा डायरेक्शन उधर है, ऊपर की ओर तो हम तो ऊपर की ओर ही जाएगा। हम ले गए। अच्छा कोई बात नहीं, तो डायपोल मोमेंट ऊपर की ओर लगेगा ना, तो इसका मतलब है कि म्यू का वैल्यू जीरो आएगा, नहीं आएगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जिसमें म्यू का वैल्यू जीरो आता है वो नॉन पोलर कंपाउंड होता है, जिसमें म्यू का वैल्यू जीरो नहीं आता है वो पोलर कंपाउंड होता है। NH3 कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर है, कैसा है, पोलर। ठीक है ना, सर H2O म्यू इक्वल टू 0 है। H2O म्यू इक्वल टू जीरो कैसे आएगा, नहीं सर, नॉट 0 आया है, नॉट जीरो रहेगा। बनाइए स्ट्रक्चर को जानते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, इधर हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे दो ठो लोन पेयर बचा हुआ रहेगा। ठीक है ना, अब इधर से देखिए, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा। ठीक है, इधर भी लगेगा थोड़ा सा इधर भी लगेगा। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट जो बनेगा, रिजल्टेंट वो कुछ वैल्यू आएगा इसका रिजल्टेंट वैल्यू निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो H2O क्या हो गया,
CH4 ज्योमेट्री कैसा बनेगा इसका? टेट्राहेड्रल। एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, ठीक है, एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा। किधर लगेगा इलेक्ट्रॉन मोमेंट? ऐसे कार्बन की तरफ। कार्बन की ओर लगेगा, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, हाँ, म्यू इक्वल टू हो जाएगा 0। नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 0। अगला था CH3Cl। इसमें डाइपोल मोमेंट कितना होगा बताइए? यहाँ पे Cl कर दीजिए, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, CH3Cl हो गया, है ना। कार्बन की ओर लगेगा डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे बनाएंगे, इसका यहाँ पे बनाएंगे, इसका इधर बनाएंगे, इसका इधर लगेगा, है कि नहीं? तो ये तीनों एक ही दिशा में जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? लगेगा, डाइपोल मोमेंट लगेगा। सिर्फ अपोजिट नहीं जा रहा है बल्कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट इसका बनेगा म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? NH3 के NH3 का? बताइए आप लोग। NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा कि NF3 का? सर दूसरा NH3। मतलब पोलर कौन ज्यादा होगा दोनों में से? NF3 लग रहा है। बना देखिए बेटा, इसको इरेज करें, पहले दोनों का बनाइए, है ना। NH3 बना, ध्यान दीजिएगा, NH3 में कैसे बनाएंगे? इसकी तरफ लगेगा, है ना। ये बना दिए हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे एक लोन पेयर बचा हुआ है, ठीक है। किधर होगा डाइपोल मोमेंट? नाइट्रोजन की ओर होगा ना, और इसमें थोड़ा सा होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, NF3 में क्या होगा? इसमें भी सेम कंडीशन है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन है ना, तो इसके तरफ नीचे की ओर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक तो लगेगा, इसमें चारों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर चारों एक ही दिशा में जाने की कोशिश करेगा डाइपोल मोमेंट। तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कुछ अधिक होगा, कुछ कम होगा, क्योंकि ये अपोजिट जाना चाह रहा है, इसका अपोजिट जाना चाह रहा है ना। डाइपोल मोमेंट इसमें उधर लग रहा है, इसमें तीनों एक ही डायरेक्शन लग रहा है, तो कुछ तो इसका कम होगा ना प्रभाव, ठीक है। तो इसका मतलब है कि NH3 में डाइपोल मोमेंट अधिक होगा, ठीक है ना। इसमें भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसमें भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन दोनों का कंपैरिजन में इसका NH3 का ज्यादा होगा, है ना। NH3 का ज्यादा होगा। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट हम लोग कैसे पता करते हैं, डाइपोल मोमेंट 0 होगा कि नहीं होगा, ये कैसे हम लोग जज करते हैं, इसके बारे में बहुत सारा एग्जांपल आपको हमने दे दिया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नहीं ना। अब देखिएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, हमने जो डाइपोल मोमेंट पढ़ा उसका क्या यूज है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट, तो इसी पर बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड में डिफरेंस करने के लिए डाइपोल मोमेंट का हम लोग यूज करते हैं। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू अगर 0 हो गया तो क्या होगा? नॉन पोलर। कितना हो जाएगा? नॉन पोलर। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं आया, इसका मतलब पोलर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ये है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। कैसे डिफरेंस करेंगे? म्यू का वैल्यू 0 आ गया तो नॉन पोलर, म्यू का वैल्यू 0 नहीं आया तो पोलर, सही है। दूसरा इंपॉर्टेंस है डिग्री ऑफ पोलैरिटी। डिग्री ऑफ पोलैरिटी फाइंड करने में काम आता है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पोलैरिटी फाइंड करने में काम आता है। अभी हम लोग कंपेयर किए थे ना, किसमें? NH3 में और NF3 में। तो NH3 ज्यादा पोलर मिला था इसकी तुलना में, है कि नहीं। तो हम लोग तो ऐसे ही शेप से कर लिए थे, लेकिन अगर शेप से पता ना चले तो आपको म्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। म्यू का वैल्यू निकाल करके आप पता कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए HF है, HCl है, तो इसमें जो है 1.78 डीवे और इसमें जो म्यू का वैल्यू होता है 1.07 डीवे। कौन ज्यादा है? इसमें ज्यादा है ना। तो HF जो है ज्यादा पोलर है HCl की तुलना में। इसका कंपैरिजन कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट से। इससे हम लोग बताते हैं कि डिग्री ऑफ पोलैरिटी किसमें ज्यादा है, डिग्री ऑफ पोलैरिटी किसमें ज्यादा है। तो कैसे निकालेंगे तो अगला पॉइंट बताएंगे, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पोलैरिटी को डिफाइन करने में भी, डिस्टिंक्शन करने में भी कि कौन ज्यादा पोलर है, कौन काम आता है? डाइपोल मोमेंट। तो इसका इंपॉर्टेंस हो गया। और तीसरा देखिएगा, है ना, किसी भी मॉलिक्यूल का आयनिक कैरेक्टर। देखिए कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है पूरी तरह से कोवेलेंट नहीं होता है, कुछ परसेंट में आयनिक होता है और कुछ कोवेलेंट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग पता करते हैं कि कितना परसेंट आयनिक है, कितना परसेंट
कोवेलेंट है, उसको पता करने के लिए डायपोल मोमेंट काम में आता है। कैसे काम में आता है देखिए। तो इसका फॉर्मूला होता है ना, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू, ऊपर में लिखते हैं ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट बाय डायपोल मोमेंट फॉर कंप्लीट आयनिक कैरेक्टर, कंप्लीट आयनिक कैरेक्टर इनटू 100। देखिए ये आप तो नहीं निकाल पाएंगे अपने से, है ना, ये ऑब्जर्वर जो है ना आप अपने से नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ये तो गिवन रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है। किससे निकलता है? एक्सपेरिमेंट से। हाँ, ये वाला आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या रहेगा कि फॉर्मूला होता है म्यू आयनिक, लिख देते हैं, क्योंकि हम इसका निकाल रहे हैं ना आयनिक वाला, तो म्यू आयनिक यानी कि डायपोल में निकालना होगा, तो क्या होता है फॉर्मूला Q × D होता है डायपोल में, आप लोग जानते हैं ना। तो Q चार्ज का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, और ये जो है सबका गिवन रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उससे आप फाइंड कर लीजिएगा। Q का वैल्यू पता चल जाएगा और D का वैल्यू पता चल जाएगा, तो आप ये निकाल सकते हैं कि नहीं, और ये तो एक्सपेरिमेंट से निकलेगा। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा तो ये दे दिया रहेगा, और साथ में इसका डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो आपको इसी फॉर्मूला से निकालना है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा देख लीजिएगा, Q का यूनिट है ना, यूनिट देख लीजिए, ये चार्ज Q का जो यूनिट होता है ना उसको ESU में लिखा जाता है ना, ESU में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, ठीक है ना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज जो होता है ना वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज जो होता है वो होता है 4.8 × 10⁻⁻10 ESU, है ना, ESU, ठीक है। और डिस्टेंस को किसमें लेना है, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लेना है, ठीक है ना। आप जो फाइनल आंसर निकालिएगा म्यू आयनिक का क्या निकलेगा, Q × D निकलेगा ना। तो यूनिट जब आप लीजिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 4.8 आएगा इंटू 10⁻⁻10 होगा ना, इंटू डिस्टेंस जो रहेगा सेंटीमीटर में डिवाइडेड बाय 10⁻18 से, ठीक है ना, डिवाइड कर दीजिएगा। तो जो निकल के आएगा, जो यूनिट बनेगा ना उसको D लिखते हैं, डीबे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, D, यानी कि डीबे, ठीक है। क्योंकि 1 डीबे जो होता है वो 10⁻18 होता है, ESU CM होता है, 1 डीबे इक्वल टू 10⁻18 ESU CM होता है, इसलिए इतना से डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया। म्यू आयनिक निकालना होगा तो Q × D करेंगे, Q चार्ज लेंगे इलेक्ट्रॉन का, जितना इलेक्ट्रॉन का हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इतना लेंगे 4.8 × 10⁻10, और D का वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको लेंगे सेंटीमीटर में, किसमें लेंगे, सेंटीमीटर में। अगर अदर यूनिट में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा, फिर जो पूरा रिजल्ट होगा 10⁻18 डिवाइड कर दीजिएगा, निकल आएगा डीबे में, किसमें निकलेगा, डीबे, उसको बोलते हैं डीबे यूनिट। डायपोल मोमेंट का यूनिट जो यूज होता है वो डीबे यूनिट यूज होता है। कौन सा यूनिट जो होता है, डीबे यूनिट का यूज किया जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, डायपोल मोमेंट फॉर कंप्लीट आयनिक कैरेक्टर, ठीक है ना। तो भले कोवेलेंट बॉन्ड दिया हुआ होगा, लेकिन आपको मान के चलना है कि वो पूरी तरह से कंप्लीटली हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर HCl के बीच दिया हुआ होगा तो आप जानते हैं कि थोड़ा सा इधर ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं होता है, पूरी तरह से नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन हमें मान के चलना है कि पूरा नेगेटिव है, पूरा पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें, यहाँ पे 1e हुआ, तो 1e के लिए वैल्यू लीजिएगा कितना, 4.8 × 10⁻10 ESU, इतना वैल्यू का आप लेकर के पुट कीजिएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार आप देखिएगा कि कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, पूरी तरह से आयनिक मान लेना है इसको। अगर ये कंप्लीटली चला जाएगा तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं 4.8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है ESU में होता है कितना, 4.8 × 10⁻8 सॉरी 4.8 × 10⁻10 ESU में इतना चार्ज होता है, क्लियर है। किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ HCl if the difference between H and Cl atom is 1.275 एंगस्ट्रॉम। इतना डिस्टेंस दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑब्जर्व म्यू का वैल्यू, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है 1.07, ठीक है। आपको निकालना है क्या, परसेंटेज
आयोनिक कैरेक्टर, ये आपको निकालना है। म्यू ऑब्जर्व न बाय म्यू आयोनिक, है ना बताए, इंटू 100। तो ये तो दिया हुआ है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये म्यू ऑब्जर्व कितना दिया है बोलिए, 1.07, 1.070 ये तो दिया हुआ है, बाय म्यू आयोनिक निकालना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये कैलकुलेट करते हैं, इधर रफ में कर दें, म्यू आयोनिक क्या होगा फॉर्मूला, Q इंटू डी इक्वल टू, Q का वैल्यू कितना दिए हुए हैं, Q का वैल्यू क्योंकि देखिए HCl है ना, HCl है तो HCl में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, मान लेंगे हम लोग कंप्लीटली, तो 1e पर कितना चार्ज होता है, 4.8 इंटू 10 पावर माइनस कितना 10, ये सी हो जाएगा, इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है 1.275 एंगस्ट्रॉम, इसको चेंज करेंगे मीटर में तो हो जाएगा 1.275 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर हो जाएगा, इक्वल टू हमें सेंटीमीटर में लेना है ना, सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.275 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उस वैल्यू बैठा दीजिए 1 पॉइंट नीचे लिख देते हैं 1.275 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, 4.8 इंटू 1.275 इंटू 10 टू द पावर -10 -8 TSU CM, ठीक है नहीं, इक्वल टू हो जाएगा कितना 4.8 इंटू 1.275 इंटू 10 टू द पावर -18 बाय इसको कितना 10 टू द पावर -18 से डिवाइड कर देंगे तो ये डीबी में चेंज हो जाएगा, होगा ना, इन दोनों को काट दीजिए, कितना डीबी आएगा 6.12 आएगा शायद, देखो 6.12 डी और डी काट दीजिए, कितना हो गया, हाँ कितना हो गया था, देखिए 107 हो गया बट 6.12% इक्वल टू कितना हो, डिवाइड कीजिए इसको, डिवाइड करने पर आएगा 17.48%। हाँ कितना परसेंट आयनिक है, कितना परसेंट आयनिक है, तो आयनिक का परसेंट पता चल गया, तो कोवेलेंट कितना है 100 में से इतना माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। कोवेलेंट परसेंट कितना हो जाएगा बोलिए तो, परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर कितना आ जाएगा बोलिए, 100 माइनस 17.48% हो जाएगा, माइनस करके लिखेंगे कितना हो जाएगा 132.52, देखो इतना ही होता है ना, माइनस करो तो इतना परसेंट आयनिक होगा, इतना परसेंट कोवेलेंट होगा, 17.48% आयनिक होगा और 82.52% कोवेलेंट होगा, माइनस करो, सही माइनस है ना, हाँ। तो ये जो HCl है इतना परसेंट आयनिक है, इतना परसेंट कोवेलेंट है, क्योंकि कोवेलेंट का परसेंटेज ज्यादा है इसलिए इसको कोवेलेंट बोर्ड मानते हैं, है ना। कोवेलेंट का परसेंटेज कितना है 80% से भी ज्यादा है, इसलिए इसको क्या मानेंगे कोवेलेंट बोर्ड, है कि नहीं। तो इस प्रकार से डायपोल मोमेंट उसका इंपॉर्टेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। एक तो और पॉइंट है इंपॉर्टेंस में, वो क्या है कि सीस एंड ट्रांस आइसोमर में हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं, सीस और ट्रांस आइसोमर में डिफरेंस डायपोल मोमेंट के द्वारा कर सकते हैं। अगर डायपोल मोमेंट 0 है तो ट्रांस होगा, डायपोल मोमेंट 0 नहीं है तो सीस होगा, है ना। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस डायपोल मोमेंट का, ठीक है। आज के क्लास में डायपोल मोमेंट की कहानी खत्म हो गई है, अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।